हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 का टॉपिक चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात जो इन्फेक्शन के कौन कौन से माध्यम हैं या कौन से मार्ग हैं जिनके द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है या फैलता है। देखिए, हमने पहले भी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रखा है। हमें पता है कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इसका डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन प्लेस है, मीन्स डायरेक्ट संचरण इनके द्वारा हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है या श्वसन नली जो है इसके द्वारा भी यदि इनहेल कर लिया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो लंग्स में जा कर के और वहाँ पे अपना फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट अर्थात वृद्धि एवं विकास करते हैं। जो हमारे कंठ में या लैरिंग्स की जो एंट्रेंस पर और जो हमारा ईसोफेगस है उसके ऊपर के पार्ट पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लिम्फॉइड टिश्यू अर्थात लसिका उत्तकों का बना होता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार का होता है जैसे कि जो इंटेस्टिन्स की वॉल पर जो रिंग होती है, सेम उसी के समान। इस पैच से या ये जो लिम्फॉइड टिश्यू लसिका उत्तकों का जो पैच होता है, यहाँ से WBC जिसे ल्यूकोसाइट या वांडरिंग सेल्स भी कहा जाता है, ये इनका आवागमन होता है। इन सेल्स के अंदर पावर होती है कि ये किसी भी प्रकार के फॉरेन मटेरियल या फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं उन्हें अब्जॉर्ब करती है, उन पर अटैक करती है और उनको किल करने का काम करती है। अर्थात हमारे शरीर को एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है किसी भी डिजीज़ के प्रति। जो ल्यूकोसाइट्स होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस प्रकार से किल करने के बाद में हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन अगर किसी वजह से पर्सन हेल्दी कंडीशन में नहीं है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर आते हैं, ल्यूकोसाइट्स को परास्त कर देते हैं और उसके बाद इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन या लेते हैं और खुद की ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार से इन्हें आराम से हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सेस मिल जाता है, ये यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए कई बार जो हमारा ये प्रोटेक्शन सिस्टम है यह एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए एक इन्फेक्शन की एंट्री के रूप में भी कार्य कर लेता है। अर्थात हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है ये कई बार अपना पर्पस फुलफिल करने में फेल हो जाता है। इस प्रकार से इन्फेक्शन के बॉडी में आने के दो मेन रूट्स होते हैं। पहला है फेरेंजियल टॉन्सिल्स अर्थात ग्रसनी के द्वारा और दूसरा है एडेनोइड पैचेस के द्वारा, जिसके द्वारा ये इंटेस्टिन्स तक आते हैं और यहाँ से लिम्फेटिक्स या जो हमारा लसिका तंत्र होता है इन तक पहुँचते हैं और इसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है ये आखिरकार लंग्स तक पहुँच ही जाता है। तो अंत में जो हमारा फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो फाइनली किसी भी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्किन के लेयर के नीचे अपना बहुत ही आसानी से अपना एक आवास या आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जब ये उस स्थान पर रहना शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक लोकल इन्फ्लेमेशन या स्थानिक सूजन फैलाने का कार्य करते हैं और ये जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें भी ये एंटर हो जाते हैं। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो अगर इन्हें टाइमली किल कर दे तो ये अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए सदैव कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने मुंह और थ्रोट को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी डिजीज़ से बचना चाहते हैं और हमें पता है कि हमारी ग्रसनी और जो एडिनॉइड्स हैं ये सिर्फ हमारे गले में इसी जगह पे प्रेजेंट होते, तो अगर हम इसे डेली क्लीन करेंगे तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है हम उसे अपने शरीर से बाहर निकालने में समर्थ बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम इन्फेक्शन के स्प्रेड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। तो इसके लिए काफ़ी सारे हमें प्रिवेंटिव मेथड्स हैं हमारे पास में जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है हैंड हाइजीन। CDC जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने बताया है कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने का सबसे सिंपल अप्रोच है हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन। इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। जब भी कोई सर्जिकल टीम अगर काम करती है अपना, तो सबसे पहले उन्हें अपनी आर्म्स और फोर आर्म्स को क्लीन करना चाहिए और उसके बाद में स्टेराइल ग्लव्स पहनने चाहिए।
जो उनके हैंड्स और इक्विपमेंट्स होते हैं इनको भी प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए, पेशेंट्स के रूम को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इस प्रकार से हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। सेकंड मेथड है एनवायरमेंटल हाइजीन। इसके द्वारा भी हम, अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एनवायरनमेंट की सरफेसेस पर, किसी भी सीट के ऊपर, किसी भी जगह पाए जा सकते हैं। तो तभी जब कोई पर्सन या कोई पेशेंट है इन सरफेसेस को टच करता है तो उस इन्फेक्शन को वो गेन कर लेता है और इस प्रकार से उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए हमें हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखना और डिसइंफेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग एंड कोहोर्टिंग पेशेंट्स। मीन्स जब भी कोई पेशेंट किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए अगर आता है तो सबसे पहले पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाती है, अर्थात उसकी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के साथ साथ में उसका कुछ स्क्रीनिंग फॉर्म्स भी भरवाया जाता है, जिससे उससे क्या एलर्जी है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की सर्जरी वो करवाना चाहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनकी फिल की जाती है। जब भी इससे हमें पता चल जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के कितने पेशेंट्स हैं हमारे पास में, तो सदैव यही किया जाता है। जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स पर देखते हैं, तो ऐसा होता है कि सेम बीमारी वाले सभी पेशेंट को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, और किसी और दूसरी बीमारी के जो पेशेंट्स हैं उन सबको एक साथ रखा जाएगा। तो इस तरीके से कोहोर्ट या ग्रुप्स बनाए दिए जाते हैं और पेशेंट को रखा जाता है। लेकिन इसमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि जो डिजीज़ है पेशेंट को उनमें क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे कोई भी वार्ड है या कोई भी आईसीयू है तो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए होगा तो उसमें उसी डिजीज़ के सारे पेशेंट उसमें रहते हैं, उन्हीं को रखा जाता है। और साथ में हम इस चीज़ को भी नोट करते हैं कि हर पेशेंट का बेड, उनके सामान, उनके इक्विपमेंट्स, उनकी दवाइयाँ सभी की अलग अलग होती है, एक दूसरे के सामान शेयर नहीं किए जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके स्टाफ जो होते हैं वो भी कई बार इन्फेक्शन का रीज़न या इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का कारण बन सकते हैं। इसलिए पेशेंट्स के साथ साथ में जो स्टाफ होते हैं उन्हें भी प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए और किसी भी प्रकार की डिजीज़ अगर है तो उसके लिए वैक्सीनेटेड हो, खुद को वैक्सीनेटेड करवा लेना चाहिए, जिससे कि हम जो मेंबर्स हैं वो अपने कोवर्कर्स और पेशेंट्स में डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से रोक सकेंगे। नेक्स्ट है सर्विलेंस। सर्विलेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है या बहुत ही ज़रूरी होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का क्या पैटर्न रहता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके रखनी चाहिए और उनके प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट सेफ्टी भी प्रमोट होती है और साथ साथ में जो डिजीज़ होती है उसे भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप, अर्थात जो कोई भी पेशेंट को अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसे मेडिसिन के साथ साथ में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन अगर इन एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ किया जाए या ओवर यूज़ किया जाए तो ये पेशेंट के लिए रिस्क क्रिएट कर सकती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट को अगर कोई एंटीबायोटिक लेना है तो उसके लिए उससे पहले उसका प्रिस्क्राइब करवा लेना चाहिए और उसके बाद ही उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट है केयर कोऑर्डिनेशन। अगर जो सर्जिकल प्रिपरेशन है उसमें या प्लानिंग या पोस्ट ऑपरेटिव केयर मैनेजमेंट है उसमें अगर किसी भी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन होता है तो ये भी एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, अर्थात जो सर्जिकल साइट है वो भी इन्फेक्शियस हो सकती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इंश्योर रहना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे और वो जो उनके प्रोसीजर्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। नेक्स्ट है लास्ट है फॉलोइंग द एविडेंसेस, अर्थात किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जब फैलता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस की जाती है। वो बताती है कि इन्फेक्शन का कैसे स्प्रेड हुआ और क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की जा सकती है उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो हमें इन एविडेंसेस को फॉलो करना चाहिए ताकि हम रूप से या इफ़ेक्टिव तरीके से इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।